हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आएगा, इसका फुल्ली गारंटी दे रहा है एसआर स्टडी नंबर वाले। तो दोस्तों, आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, लास्ट तक देखना है वीडियो। अगर आपको अच्छा लगेगा या पसंद सही से आ जाएगा और वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना लंबी बातचीत के शुरू करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है। दोस्तों, ये सवाल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखने में थोड़ा लंबा है और ये सवाल कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। ये वायरल क्वेश्चन हुआ, ये हर यूट्यूबर आपको देगा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा बेल्जियम। अब देखते हैं, चलिए दूसरा नंबर में, लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा जाता है। ये जो है लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा जाता है। दोस्तों, आपको मजाक नहीं, ये रियल बात है कि एसआर स्टडी नंबर वाले बहुत मेहनत से ऑब्जेक्टिव को छांट कर अपने कॉपी पर लिखता है और आप तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, ये बहुत मेहनत के साथ करता है, तो आप इसके पीछे थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसका आंसर होगा संविधान। अब देखते हैं तीसरा नंबर का, सत्ता में भागीदारी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ है, क्या होता है। ठीक है, सत्ता में भागीदारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर होगा सभी समुदाय के लोगों का प्रवेश। मतलब अलग अलग समुदाय के लोग जो प्रवेश करते हैं, तो वही सभी समुदाय के लोगों का जो प्रवेश करना होता है वही क्या होता है, सत्ता में भागीदारी का शाब्दिक अर्थ होता है। दोस्तों, कई यूट्यूबर यूट्यूब पे आपको वीडियो देगा ऑब्जेक्टिव का, उसमें से 4 ऑप्शन देगा, वो 4 में से आपको एक चुनने के लिए बोलेगा और वो एक क्वेश्चन में आपका 2 मिनट लेगा। तो दोस्तों, हम उतना लंबा चौड़ा नहीं किए हैं, बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश किए हैं और आप अपने कॉपी पर भी नोट्स बनाइए इसका और अपना कॉपी पर लिख के अपने आप पढ़िए इसको। 100% समझ में आएगा और 100% याद रहेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ और 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन ऐसा होता है, आपको मतलब कंफ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से आपका मतलब सही ऑब्जेक्टिव में ठीक नहीं लग पाता है। तो ये बहुत सोच समझ कर ऐसा रूल रेगुलेशन के साथ इस क्वेश्चन को छांटा गया है और आप तक पहुंचाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, श्रीलंकाई देश में सत्ता की किस प्रकार की प्रणाली स्थापित थी। तो वहाँ जो थे क्या थे, सबसे अधिक संख्या वाला प्रणाली स्थापित थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, श्रीलंका के मूल निवासी किस जाति से संबंध रखते थे। श्रीलंका का जो मूल निवासी थे वो किस जाति से संबंध रखते थे। तो वो सिंहली जाति से संबंध रखते थे। दोस्तों, ये सब वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, 100% आएगा। तो ये देखते हैं अब अगला प्रश्न, बेल्जियम में किस प्रकार की प्रणाली स्थापित थी। वहाँ जो थे बेल्जियम में, वहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित थी। दोस्तों, ये आपको बिना समझे बिना सोचे आपको याद करना है और ये 100% आएगा। हम एक यही बात आपको बोल रहे हैं, बार बार यही बात बोल रहे हैं, 100% आएगा तो आएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, राज्यों का निर्माण किस आधार पर किया गया था। राज्यों का जो निर्माण किया गया था वो भाषाई आधार पर किया गया था। किस पर किया गया था, भाषाई आधार पर। दोस्तों, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया जिसके कारण गंदा लग रहा होगा देखने में, लेकिन आप उसको नेगलेक्ट करके चलिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, न्यायपालिका से परामर्श मतलब एडवाइस जो होता है, सलाह, सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो सलाह लिया जाता है वो किस व्यक्ति से लिया जाता है। तो वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा सलाह लिया जाता है। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन तो छूटने वाला है ही नहीं। दोस्तों, आप कैसे वीडियो को स्किप करते हो, ये बहुत गलत काम कर रहे हो। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखो और चाहे तो अपना कॉपी पर भी इसको लिखो। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है। सत्ता में जो भागीदारी का सही लाभ होता है वो होता है विभिन्न समुदाय के बीच के भेदभाव को दूर करना। मतलब अलग अलग
समुदाय जो होते हैं उसके बीच में जो भेदभाव होता है उसको दूर करना होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच भाषा बोलने पर रोक लगा दी गई है? दोस्तों ये चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी आपको ऑब्जेक्टिव में फंसा है, तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा मर्चटेम स्कूल में। किस स्कूल में? मर्चटेम स्कूल में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में जो भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? तो प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। दोस्तों ये सब क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाएगा तो आप बाद में पछताओगे कि हमसे ये क्वेश्चन छूट गया और हम ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल गलत टिक लगा कर आए हैं मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में। दोस्तों आप बाद में ही पछताओगे, लेकिन अभी अगर वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देख रहे हो और अपने कॉपी पे नोट्स बना रहे हो और उस नोट्स को बार बार पढ़ रहे हो तो 100% आपका सोशल साइंस में 100 का 100 मार्क्स आएगा, ये गारंटी के साथ कह रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लिट्टी कहाँ का आतंकवाद होते हैं? मतलब लिट्टे जो होते हैं वो कहाँ का आतंकवाद होते हैं? तो वो श्रीलंका का आतंकवाद होते हैं। लिट्टे एक आतंकवाद है। क्या है? लिट्टे एक आतंकवाद है। वो कहाँ का आतंकवाद है? तो वो है श्रीलंका का आतंकवाद है। तो दोस्तों ये सब ऑब्जेक्टिव आपसे छूटने वाला नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम में। आप बहुत वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इसका चर्चा कीजिए SR स्टडी नंबर वाले के बारे में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, असम में किस प्रकार आतंकवाद संगठन सक्रिय है? असम जो है वहाँ पर किस प्रकार का आतंकवाद संगठन सक्रिय है? तो वहाँ है बोडो। क्या है? बोडो है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन नहीं छोड़ो यार। राजनीतिक दलों का कार्य क्या होता है? राजनीतिक दलों का जो कार्य क्या होता है वो होता है दबाव समूह को कम करना। और देखते हैं अगला प्रश्न, बेल्जियम को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यूरोप के अंतर्गत बेल्जियम को शामिल किया गया है। ये तो आप पहले से ही जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता दिया जा रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अल्पसंख्यक की कोटि में किसे शामिल किया गया है? अल्पसंख्यक की कोटि में किसे शामिल किया गया है? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और एक्स्ट्रा भी इसमें शामिल किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियां हैं? तो उसमें कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। नंबर 1 में है सर्व सूची, नंबर 2 में है राज्य सूची, नंबर 3 में संपत्ति सूची। अब देखते हैं अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो किस वर्ष हुई थी? 1956 ईस्वी में हुई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आज़ादी के पूर्व भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? तो 562 से 565 के लगभग में है। कितनी है? 562 से 562-65 तक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, असम में किस प्रकार आतंकवाद संगठन सक्रिय है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? न्यायमूर्ति को फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? न्यायमूर्ति फजल अली को दिया जाता है। और देखते हैं अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत यानी कितना परसेंट आरक्षण दिया जाता है, यानी छूट दिया जाता है? तो कितना परसेंट दिया जाता है? तो 50% दिया जाता है, यानी 50% दिया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई? तो वो कितनी भाषा थे? 22 भाषा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन तो वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, ये मजाक नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन ये रियल है। आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको कोचिंग ऑफलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस SR स्टडी नंबर वाले को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसका वीडियो शेयर कर दो, ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन जाएगा कोई भी वीडियो का, तो आप सबसे पहले देख पाओगे और इसका फ़ायदा उठा पाओगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सन 1952 ईस्वी में भारत में किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की?
एक तलीय व्यवस्था, इसका आंसर है एक तलीय व्यवस्था। ये बहुत मेहनत के साथ, बहुत खोज विचार के साथ ये से प्रश्न मिलता है और इसको अपना कॉपी पे लिख के आपको समझाया जा रहा है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए ही ऐसा किया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? भारत में यानी भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त हुआ था वो किसे नियुक्त किया गया था? तो वो किसे गया था? तो सुकुमार सेन को किया गया था। दोस्तों ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको याद करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्र पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों अगर आप ऑफलाइन क्लास किए होगे तो ये क्वेश्चन आपको बताया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किताबी क्वेश्चन है और ये हर बार पूछा जाता है। इसका जो आंसर होगा ये होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। कब होगा? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों हम आपको एक ही ऑप्शन से इसलिए समझा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, माइंड में सेट हो जाए और आप बिना ऑब्जेक्टिव के चारों ऑप्शन देखे आप डायरेक्ट उसमें टिक मारोगे जो सही रहेगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव कोई नहीं बताता होगा, चार ऑप्शन के साथ जो बताता है वो बहुत ही कंफ्यूज करता है, आपको कंफ्यूज करता है। और ऐसे बताने वाले जो भी है आप उसका वीडियो देखिए, हमारा नहीं किसी और का भी वीडियो देख सकते हैं जो कि एक ऑप्शन वाला बताता है और ये आपका माइंड में सेट होता है और आप जाकर के डायरेक्ट उस पर मारते हो जो सही होता है। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, वित्तीय आर्थिक क्रियाकलापों पर विचार मंथन करने के श्रेय किस सरकार को किया जाता था? तो वो केंद्र सरकार को किया जाता था। किसको किया जाता था? केंद्र सरकार को। यहीं पर आपको दिया रहेगा चार ऑप्शन, राज्य सरकार और दो ऑप्शन कई दिया रहेगा, लेकिन आपको जो मारना है वो केंद्र सरकार पे मारना है। आप जानते हो कि केंद्र सरकार है, इसलिए आप केंद्र सरकार पे ही टिक मारोगे क्या? इस तरह से ऑब्जेक्टिव को पढ़ने का जो रूल होता है, याद करने का जो तरीका होता है, यही होता है और ये सबसे आसान तरीका है। आप अपने कॉपी पे लिखिए दोस्तों, हम यही कहेंगे, आप अपने कॉपी पर नोट्स बनाइए। न्यायपालिका अपने कार्यों को किसके सामने प्रस्तुत करता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के सामने। क्या किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति के सामने। अब देखते हैं अगला प्रश्न, समवर्ती सूची पर विचार मंथन करने का श्रेय किन्हें जाता है? समवर्ती सूची पर विचार मंथन करने का जो श्रेय किया जाता है वो किन्हें जाता है? वो जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जाता है। दोस्तों ये सब रहा ऑब्जेक्टिव का कुछ इम्पोर्टेंट और ये 100% आएगा, ये याद भी आपको होगा। अगर एक से दो बार वीडियो देख लोगे तो गारंटी है कि आपको 95% याद दो बार वीडियो देखने में हो जाएगा। अगर दोस्तों आप अपने कॉपी पे नोट्स बना के अगर इसको पढ़ते हो तो आप समझो कि 100 का 100% अगर आपको याद नहीं हो जाए, समझ में नहीं आ जाए, तो फिर यूट्यूब पे वीडियो डालना मेरा बेकार हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ अगला प्रश्न, सत्ता का विभाजन करना यह किस सरकार की नीति थी? यह बेल्जियम सरकार की नीति थी। किस सरकार की नीति थी? बेल्जियम सरकार की नीति थी। दोस्तों ऐसे ही ऑब्जेक्टिव याद करना है, सत्ता में विभाजन करने का यह किस प्रकार की नीति थी, किस सरकार की नीति थी? बेल्जियम सरकार की। इस तरह से याद करने पर 100% आपको याद होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, श्रीलंका में सत्ता की भागीदारी से क्या तात्पर्य लगाया जाता है? क्या तात्पर्य लगाया जाता है? तो इसका तात्पर्य लगाया जाता है सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा को मान्यता देना। मतलब सरकार जो थे वहाँ का सिंहली भाषा को ही मान्यता दे रहे थे। इसका तात्पर्य यही लगाया जा रहा है कि सिंहली भाषा को मान्यता देना। अब देखते हैं कुछ अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लंबा है तो आपको घबराना नहीं है, इसको सही से समझ के पढ़ना है। विभिन्न पेशाओं और व्यापार से जुड़े लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए किस प्रकार के संगठन के निर्माण करते हैं? तो वो हितकारी संगठन। तो दोस्तों आपको ये ऑब्जेक्टिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको
कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और ये ऑब्जेक्टिव तो 100% बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।